जी बेनज़ीर आपसे सवाल हो रहा है। इप्सॉस का एक ग्लोबल सर्वे था जिसमें सामने आया है कि जेन जी में ये रुझान पाया जा रहा है कि ज़्यादातर मर्द या आदमी अभी भी औरत के शौहर के ताबे होने को ठीक समझते हैं और ये समझते हैं कि जो अहम फैसले हैं उनमें आखिरी राय मर्द की ही होनी चाहिए। ये किस रुझान की अलामत है? अलीना, मैंने जब ये सर्वे देखा तो मुझे तो बहुत हैरानी हुई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो नई जनरेशन है वो बड़ी प्रोग्रेसिव है, बड़ी ओपन माइंडेड है, बराबरी में यकीन रखती है। मेरी 2 बेटियां हैं, तो मुझे तो लगता था कि शायद इनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े अपने हकूक के लिए, जो हमें या हमसे पहली जो जनरेशन है उनको करना पड़ा। लेकिन जब मैंने ये सर्वे देखा और ये जैसे आपने बताया कि कई ममालिक में जाके उन्होंने जेन जी से ये सर्वे किया। जेन जी होती है 13 से 30 साल या 28 इयर्स जो होती है वो उम्र होती है। और ज्यादातर जो मर्द थे, यंग लड़के थे, सिर्फ मर्द नहीं, वो ये कहते हैं कि जो बीवियां हैं उनको शौहर की हर बात माननी चाहिए, उनको ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट नहीं होना चाहिए, और मर्दों को जो फाइनल वर्ड है वो मर्दों का होना चाहिए। हम्म। तो मैंने फिर समझने की कोशिश की कि ये वजह क्या है। मुझे हम्म। लग रहा था हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हम थोड़ा सा रिग्रेस पीछे कर जा रहे रहे हैं हैं। इन हाँ। मामलात में। तो कुछ वजूहात ये दी गई कि एक तो, और मैं जस्टिफाई नहीं करी, मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक तो ये बताया गया कि कोविड के बाद मुल्क दुनिया में जनरली मईशत जो है उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब इतनी नौकरियां, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है यंग लड़कों के लिए खास तौर पे। तो एक गुस्सा है, एक फ्रस्ट्रेशन है, और ये जो गुस्सा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये फिर उन पे निकाली जाती है जो वनरेबल कम्युनिटीज होती हैं, जैसे खवातीन हो गई, माइग्रेंट्स हो गए, जो हम देखते हैं दुनिया में माइग्रेशन के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं खवातीन के हवाले से। दूसरा अलीना, वो है जो सोशल मीडिया पे जिस किस्म के इन्फ्लुएंसर्स हम देखते हैं, जो यंग बच्चे हम्म। आजकल सुनते हैं। एंड्रू टेट का आपने सुना होगा, वो बहुत मशहूर है। बहुत से यंग बच्चे हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, और उनका पूरा का पूरा इमेज ही ये होता है, अस वर्सेस देम। अस कौन है? मर्द वर्सेस विमेन। और वो कहते हैं कि ये जो फेमिनिज्म होती है ना, इसकी वजह से इसने सारा हमारा सोशल निजाम खराब कर दिया है, और मर्दों की जो सोशल स्टैंडिंग होती थी वो इन्होंने आके कम कर खत्म दी कर है। दी। उनका बड़ा एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला वो होता है, उनका जो इमेज होता है, और बहुत से बच्चे देखते हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम भी है अलीना, आप देखें, आप गलती से, मैंने एक दफा एक कंस्पिरेसी वीडियो पे क्लिक कर दिया था, उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी कंस्पिरेसी की हाँ। वीडियोस मेरे सामने लाए। अब आप सोचें, बच्चे एक दफा कोई एंड्रू टेट की वीडियो देख ले तो उसके बाद किस तो फिर किस्म की उसी वीडियोस किस्म का उनको कंटेंट देखते आपके हैं। सामने आना शुरू हो जाता है। अब इसका बिल्कुल। हाँ। हल अलीना, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगेन, जैसे मेरी 2 बेटियां हैं, मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि ये किस किस्म का हाँ। माशरा होगा जिसमें वो जाएंगी। इसका हल मेरे ख्याल से तो अभी भी वही है जिसमें हम बहुत बार पहले बात कर चुके हैं, कि स्कूलों में ये बातें करने की जरूरत है। ये रिस्पेक्ट, कंसेंट, ये स्कूलों में जब तक करिकुलम का हिस्सा नहीं होगा, जब तक ये डिबेट स्कूल में नहीं होंगी, बहुत जरूरी है यंग लड़के और लड़कियों को बताना कि क्या होता है, किस किस्म के आपका रवैया होना चाहिए दूसरे जेंडर के साथ। और ये भी बहुत बहुत जरूरी है मेरी राय में कि हमारे पास कोई पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स होने चाहिए। मेरा मतलब ये है कि एब्सोल्युटली। जो हाँ। मर्द डरते नहीं है ये कहने से कि हाँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, हाँ। मैं फेमिनिज्म में यकीन रखता हूँ, क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब होता है कि खवातीन को उनके हकूक दिए जाए। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं औरत मार्च में जाती हूँ और वहां पे कुछ यंग लड़के होते हैं, कुछ मर्द होते हैं, जो अपनी बीवियों के साथ आए होते हैं, अपनी बेटियों के साथ आए होते हैं, और वो बड़े खुल के कहते हैं कि हाँ, हम फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि इस लफ्ज को इतना वेपनाइज कर दिया गया है खवातीन के खिलाफ, जबकि इसका सिंपली यही मतलब होता है कि खवातीन को उनके हकूक दिए जाए माशरे में। ऑल्सो सिर्फ मार्चेस वगैरह तो एक ऑब्वियसली एक सिंबॉलिक, वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर में हैं तो आप अपनी बीवी, बहन, अम्मा के लिए स्टैंड ले रहे हैं, उनके लिए एक्ट्स और सर्विसेज ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट ऑल्सो शोज़ एज वेल। बहुत ज़बरदस्त तज्जिया बेनज़ीर शाह साहब, थैंक यू। आगे शाद भट्टी साहब, आपसे हो रहा है सवाल कराची की सियासत से मुतल्लिक। पूछा जा रहा है कि निहाल हाशमी अब गवर्नर सिंध हो गए हैं, अचानक ही जो तब्दीली हुई है, क्या ये मरकज़ और MQM के ताल्लुकात ख़राब कर सकती है?
मैडम शेख, कामरान टसूरी साहब से मेरे उनके बारे में बड़े नेगेटिव व्यूज़ हमेशा से थे और बड़े इल्ज़ामात। इफ्तार का वक्त सा घंटा पहले था गालिबन, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा विज़िट करें। जब मैंने विज़िट किया गवर्नर हाउस तो मेरा बिल्कुल, और फिर लोगों से मिला और फिर उनके पीछे जाके कि ये कहाँ, ये कहाँ, ये कहाँ, और फिर उनके जब ये सारा किया तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया कि यानी एक बंदा जो लाखों लोगों को राशन बैग दे चुका हो, सैर इफ्तारी लाखों लोगों को करवा चुका हो, रोज़गार हज़ारों लोगों को दे चुका हो, और बेल लगाई हुई हो कि बाहर वो जो बेल खटखटा के आने की, और 15-16 लाख लोग वहाँ आके अपने मसाइल उनमें से अक्सर हल करवा चुके हैं, और 1.5 लाख लोगों को आईटी, बच्चों को आईटी के कोर्सेज करवा चुका हो, और ये सारा 1 रुपया हुकूमत का ना लगा हो, सारे बिजनेसमैनों का और पूल बनाकर और सारे अपने पास से, तो यानी और 1 करोड़ लोग उसके दौर में गवर्नर हाउस का विज़िट कर चुके हों। तो ये एक बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए, प्लेजेंट सरप्राइज़ कि यार कोई तो हो कि जो सरकार के पैसे नोचने खसोटने ओहदे में, बस इससे पहले गवर्नर एक, मैं उनका नाम नहीं लेता, शाम 4:30 बजे वो उठते थे, हैवी बाइक्स आ जाते थे, कुत्ते पूरे कराची के जो अहम बड़े शुरफा लेके आ जाते थे, बाद में मशरूब मगरब, और फिर उनको गुलकारी का शौक भी था, उन्होंने एक बड़ा अपनी पार्टी के लिए गाना भी गाया था, तो फिर वो गुलकारी की महफिलें शुरू हो जाती थी। तो कहने का मकसद ये है कि एक अच्छे गवर्नर को, खैर अच्छा बंदा यहाँ रहने भी किसने देना है, और आया कौन है जो तौहीन अदालत का मुर्तकब हो चुका, जो फौज और को टके टके की बातें सुना चुका, वो उसको लगाया गया है क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून का इस पर एका हो गया था। तो आखिरी बात, कोई इख्तलाफात नहीं होने मरकज़ और MQM के। इख्तलाफात वहाँ होते हैं जहाँ मैंडेट अपना हो, इख्तलाफात वहाँ होते हैं जहाँ आप अवामी नुमाइंदे हों। MQM को भी पता है उनकी क्या स्टैंडिंग है, मरकज़ को भी पता है कि MQM क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। ठीक, थैंक यू सो मच भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। मज़हर अब्बास साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि अमेरिकन रिपब्लिकन सेनेटर्स के मुताबिक ईरान और इसराइल तनाज़ा मजहबी जंग की नौयत इख्तियार कर सकता है। अमेरिका में बाद सियासी हलकों की जानिब से मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश पर तशवीश बढ़ गई है। क्या इस बयानी के नतीजे में अवामी सतह पर नफरत और हमलों में इजाफे का इम्कान भी बढ़ सकता है? गुज़श्ता रात सर हमने मिशिगन में देखा एक सिनेगॉग पर हमला हुआ, और वो इसी तरह बताया जाता है कि वो लेबनीज़ शहरी था जो लेबनान के ऊपर अभी हमले हो रहे हैं उनसे ताल्लुक़ बताया जा रहा है। अभी देखिए, इसकी इब्तिदा भी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उन्होंने ख़ुद इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की इसमें, और अगर आपको याद हो कि उन्होंने बहुत से उनको बुलवाया था अपने साथ और एक मैसेज देने की कोशिश की थी, तो बिल्कुल कोशिश ये हो सकती है, लेकिन क्या अवामी सतह तक अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब कुछ वाक़यात को छोड़ के जनरली इसमें हमने नहीं देखा उसमें। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह हमने अपने पिछले सेगमेंट में ये बात की थी कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो ईरान और इज़राइल और अमेरिका की ज़्यादा नज़र आती है हमें, क्योंकि वो ये समझ बैठे थे कि वो तो 2 दिन की बात है, चंद घंटों की बात है, ईरान सरेंडर कर देगा, रजीम चेंज हो जाएगी। खमेनाई की जो शहादत के बाद उन्हें और यकीन हो गया था कि चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, अपराइजिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसलिए वो कोशिश करेंगे कि जिससे ईरान के अंदर अनरेस्ट हो, दुनिया में अनरेस्ट हो, रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे वो सेक्टेरियन फैक्टर हो, ये सारी कोशिशें करेंगे, और वो कर रहे हैं कोशिशें, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही, क्योंकि जो इस वक्त जनरली अबव ऑल रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइन जो लोग हैं वो जनरली मजलूम के साथ खड़े हैं। ठीक, और मजलूम इस वक्त ईरान है जी, और ईरान अंडर अटैक है, ईरान ने अटैक नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि ये साजिश भी कामयाब नहीं हो पाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच महर साहब। मोहम्मद अली साहब, आपसे बड़ा डिफेंस ओरिएंटेड सवाल हुआ है, थोड़ा सा अपने देखने वालों के लिए इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, यानी मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मुआहिदा है न्यूक्लियर हथियारों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक्सपायर हो गई है फरवरी के अंदर। हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसकी एक्सपायरी अहम क्यों है और इसके बाद असरात क्या हो सकते हैं? बुनियादी तौर पे ये एक 2 तरफा मुआहिदा था तखफीफ एटमी असलहे का रूस और अमेरिका के दरमियान, और इसकी एक्सपायरी या इसको एक्सटेंड ना करना इस बात का सबूत है कि अमेरिका और रूस जो है
अब बदलते हुए हालात और निज़ाम के तहत एटमी असलहे में तखफीफ नहीं चाहते। इससे साबित ये होता है कि 1945 से लेके आज तक तकरीबन 81 साल में एटमी हथियार बदस्तूर बदलते हुए हालात और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के बावजूद ताकत का सबसे बड़ा सोर्स परमानेंटली समझे जाते हैं। 5 क्विक एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। 1945 में जो दूसरी जंग अजीम है उसमें अमेरिका ने 2 एटमी हथियार इस्तेमाल किए और शहरी आबादी के खिलाफ इस्तेमाल किए, कोई दिफाई टारगेट्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए। फिर आपने देखा कि कोल्ड वॉर, जिसको सर्द जंग कहा जाता है, उसमें भी बराह रास्त सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जंग ना होना कोई अमन की ख्वाहिशात या आलमी कानून या अक़वाम मुत्तहिदा की कामयाबी के मरहून मिन्नत नहीं था, बल्कि वो 30,000 एटमी हथियार जो दोनों मुल्कों ने बनाए थे वो उन दोनों मुल्कों को बराह रास्त जंग में मुलविस होने से बाज रखते थे। इसलिए ज्यादातर जंगें हमने इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर्स देखी मुख्तलिफ हिस्सों में, चाहे वो अफगानिस्तान में हो चाहे वियतनाम में हो। तीसरी बात, सोवियत यूनियन जब मुंतशिर हुआ, ब्रेकअप हुआ, तो आपने देखा कि एक वक्त उनकी माशी मसाइल का इतना बड़ा आ गया कि बोरिस येल्सिन के दौर में रूस को अमेरिका से भी माशी कर्जे लेने पड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने एटमी हथियार तल्फ नहीं किए और खत्म नहीं किए, उसको अपनी सलामती की जमानत अपने मुल्क के मुंतशिर होने के बावजूद बरकरार रखा। और चौथी और सबसे अफसोसनाक एग्जाम्पल यूक्रेन की है। यूक्रेन के पास 1500 से ज्यादा एटमी हथियार थे जिनको रूस की गारंटी के ऊपर उन्होंने हैंड ओवर कर दिया रूस को, और फिर आपने देखा कि खुद रूस ने उनके एक सूबे क्रिमिया के ऊपर कब्जा कर लिया और आज यूक्रेन की क्या हालत है। तो एक छोटा सा जुमला मैं नॉर्थ कोरिया के हवाले से आपसे शेयर करता चलूंगा। जब लिबिया के अंदर इंटरवेंशन की गई मगरबी ताकतों की और रिजीम चेंज की गई, जिस तरह अभी ईरान के अंदर कोर करने की कोशिश की जा रही है, तो बड़ा दिलचस्प बयान नॉर्थ कोरिया की जानिब से आया था कि अगर लिबिया के पास वाकई एटमी हथियार होते तो ये इंटरवेंशन नहीं की जा सकती थी। तो ये सबक ईरान जंग से भी हासिल होता है कि जनाब अगर वाकई इनके पास एटमी सलाहियत होती तो दुनिया का कोई मुल्क बराह रास्त जारियत का सोच भी नहीं सकता था। तो अभी भी तारीख का आखिरी जुमला सबक ये है कि एटमी हथियार बराह रास्त रवायती या तस्वीराती मुदाखलत के खिलाफ सबसे मुस्तनद की जमानत समझे जाते हैं। बट सर, जहां आप ये बात कर रहे हैं वहां जो ऑलरेडी न्यूक्लियर एसेट्स रखते हैं उन ममालिक के में मज़ीद इस दौड़ में शामिल हो जाना या मज़ीद वॉरहेड्स बढ़ाने की दौड़ में शामिल हो जाना, क्या ये एक ख़तरनाक रुझान है दुनिया के लिए, या क्या आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबल यूजेज के ऊपर मज़ीद कंट्रोल और रेगुलेशन होनी चाहिए? दोनों पहलुओं का मैं क्विक जवाब दे देता हूं। पहली बात यह है कि डेफिनेटली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हथियारों की मुहलिक जो सलाहियत है उसमें इजाफा हो रहा है, यकीनी तौर पे आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट के मजीद ग्लोबल इनिशिएटिव्स की जरूरत डेफिनेटली है, ताकि मिसपरसेप्शन, मिसकैलकुलेशन जो है उसको, उसके खतरात को रिड्यूस किया जाए। लेकिन जो बदलता हुआ और मुंतशिर होता हुआ आलमी निज़ाम है उसके पेश नज़र यूं लगता है आलमी ताकतें शायद एटमी हथियार के तखफीफ से ज़्यादा उनके ऊपर इन्हिसार को तरजीह दे रही हैं। मैं इसलिए आई एम सरप्राइज कि आप कह रहे हैं कि ये फ़ायदे में होगा, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा हो गए तो इससे तो बल्कि दुनिया एक बड़े ख़तरे से दो चार हो सकती है। देखें, इसके ऊपर क्विकली मैं बता देता हूं, 2 स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं। एक जो न्यूक्लियर पेसिमिस्ट हैं उनका नजरिया ये है कि अगर एटमी हथियारों को खत्म कर दिया जाए तो दुनिया अमन का सेफ हो जाएगी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो न्यूक्लियर ऑप्टिमिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जिसमें मियर शाइमर जैसे लीडिंग प्रोफेसर शामिल हैं, वो कहते हैं अगर दुनिया के हर मुल्क के पास एटमी हथियार होंगे तो कोई मुल्क दूसरे पे हमला करने का सोचेगा भी नहीं।
इंटरेस्टिंग, सो द ज्यूरी इज स्टिल आउट ऑन दिस। अभी तक आप भी किसी उस पे नहीं, बट आपका रुझान मुझे ज्यादातर इस तरह लगा है कि शायद अगर न्यूक्लियर हथियार हो तो इससे अमन कायम। मैं एक जुमले में अच्छा, एक और चीज इसके साथ एक सवाल प्लीज, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। पहले सवाल के अंदर मजहर अब्बास साहब ने कहा कि उनको एक खदशा है कि अमेरिका न्यूक्स इस्तेमाल कर सकता है ईरान के खिलाफ। सर, क्या ये पॉसिबिलिटी इस जंग में मौजूद है? क्या ये खदशा है? मेरे ख्याल में अमेरिका से ज्यादा इसराइल का एहतमाल ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के पास तो अभी भी बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है। लेकिन इसराइल जो है उसका वॉर स्टेमिना मैं समझता हूँ महीने से ज्यादा नहीं है, क्योंकि खदशा है कि ये जंग न्यूक्लियर हो सकती है। देखें बात यह है कि उनके ऊपर अभी तक उन्होंने किसी आलमी कानून को तो माना नहीं है, और मैं मजहर साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि जब वो बहुत ज्यादा डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट होंगे तो दे कैन रिजॉर्ट टू सम इररेशनल एक्शन विच इज पॉसिबल बट नॉट लाइकली। लेकिन आपका जो पिछला सवाल है, क्विकली एक जुमला उसमें ये मैं कहना चाहूंगा। देखें, बिटवीन न्यूक्लियर पेसिमिस्ट एंड न्यूक्लियर ऑप्टिमिस्ट, हकीकत ये है कि जिस मुल्क के पास एटमी हथियार होते हैं उसके खिलाफ बराह रास्त जारियत एक पॉलिसी ऑप्शन नहीं होती है। लेकिन जो मुल्क इसको बनाने के खिलाफ की कोशिश करता है, आप देख लेते हैं कि उन ममालिक के साथ वो मुल्क जो कि एटमी हथियार रखते हैं क्या हशर करते हैं। पॉइंट इन केस ईरान।